हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी आपको एलर्जिक अस्थमा के बारे में। एलर्जिक अस्थमा यानी ऐसा अस्थमा जिसमें एलर्जी के कारण आपको अस्थमा हो जाता हो। कोई भी चीज जिससे आपको एलर्जी हो, जब उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको एलर्जिक सिम्टम्स के कारण आपको एस्थमेटिक अटैक आ जाता हो। ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली बच्चों के अंदर ये ज़्यादातर देखा जाता है कि 10 साल से छोटे बच्चों के अंदर जो एस्थमेटिक अटैक होते हैं वो दैट इज ड्यू टू सम एलर्जी। ये जो एलर्जी होती है ये पॉलन से हो सकती है, यानी जो ट्रीज एंड जो पराग जिसको हम बोलते हैं उससे हो सकती है, डस्ट माइट से हो सकती है, या अगर घर में कोई पेट्स हैं उनके डैंडर के कारण हो सकती है, या ऐसी नमी वाली जगह पे कुछ फंगस वगैरह उग जाते हैं वहाँ की साफ सफाई करने के बाद आपको हो सकती है, या कुछ लोगों को खाने से भी एलर्जी हो जाती है, कोई चीज़ खाने में आपको सूट नहीं करती वो आपने खा ली उसके कारण भी आपको एस्थमेटिक अटैक हो सकते हैं, या ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस जैसे कोई दवाई आपने गलत खा ली उसके कारण आपको एलर्जी हुई और आपको एस्थमेटिक अटैक आ सकता है। तो ये जो एलर्जिक एस्थमा होता है ये बहुत ही कॉमन है एंड द रीजन इज दिस सम हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जब भी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है, जिन लोग बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने एक फूल ही सूंघ लिया और उनकी बॉडी उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपकी बॉडी आपके इम्यून सिस्टम को ये सिग्नल देती है कि देयर इज सम डेंजर और उसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो आपकी बॉडी आपके जो लंग्स होते हैं, जो आपके एयरवेज होते हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है कि किसी भी तरह से वो एलर्जन अंदर नहीं आना चाहिए। साथ के साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है कि वो अगर आए भी जाए तो उसी म्यूकस में फंस जाए और वो बाहर ना निकल पाए। तो ये कोशिश तो उसकी रहती है कुछ एलर्जन के लिए, लेकिन ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं कि अगर एयरवेज टाइट हो जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत, फिर बलगम आने लगता है क्योंकि वहाँ पे म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो ड्यू टू द इम्यून रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी कर रही है, म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन कर रही है। तो इसके कारण आपको एक एलर्जन आया और उसने आपकी बॉडी को एक इम्यून रिस्पॉन्स दिया और आपने ओवर रिस्पॉन्सिव होकर के ये सारे सिम्टम्स आए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, यानी कि आपकी जो नलियां हैं, जो आपकी सांस की नलियां वो कंस्ट्रिक्ट हुई और आपको अस्थमा जैसा अटैक आया क्योंकि आपको सांस नहीं आ पाएगी। लेकिन ये बॉडी का रिस्पॉन्स ओवर होता है, हाइपर सेंसिटिव होती है बॉडी, उन्हीं लोगों की चीज होती है जैसे राइनाइटिस का कंडीशन होती है कि नॉर्मली क्या होता है किसी इंसान को झाड़ू पोछा कुछ भी लग रहा है, कहीं साफ सफाई चल रही है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसी जो मिट्टी उड़ रही है उसी से उनको छींके शुरू हो जाएंगी, आंखों से पानी, इवन कुछ लोगों को चिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है, टिकेरिया शुरू हो जाता है। तो वो सारी जो चीजें, जो सारी पैथोलॉजी है एक ही चीज से मीडिएटेड है एंड दैट इज आईजीई, यानी आपके शरीर में आईजीई के लेवल्स बढ़ जाते हैं जब भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। और दिस इज जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी आपको रेडी कर रही होती है फाइट करने के लिए, जो पैथोजन का डर लगता है उसको कि बॉडी के अंदर ये आ सकता है। मोस्टली जैसे एलर्जन की हमने बात की, तो एलर्जिक अस्थमा के केस में आपको अस्थमा के सारे सिम्टम्स आएंगे, आपको शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगी, आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस होगा, वीजिंग होगी, सांस लेने में आवाज़ आएगी, आंखों से बहुत सारा पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, साथ में आंखों में खुजली मचेगी और स्किन में भी खुजली मच सकती है। बहुत सारे लोगों को पेट की गड़बड़ भी शुरू हो सकती है, बहुत से लोगों को नाउजिया और वॉमिट जैसा भी लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये एलर्जिक अस्थमा के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो किसी भी उम्र में ये देखा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि जो ट्रिगर है आपके, आपको उसकी पहचान करनी होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इससे प्रॉब्लम है और एज फॉर एज पॉसिबल उससे आपको बचना चाहिए। तो जिन बच्चों को एलर्जी होती है, जैसे उन्होंने कुछ भी खा लिया, बाहर का कुछ खा लिया, उसके बाद उनको एलर्जी शुरू हो गई, छींके शुरू हो गई, नाक से पानी, आँख से पानी, सब कुछ वो एलर्जी वाले सिम्टम्स आ गए, तो आपको उनसे बचना होगा। घर में अगर पेट्स हैं तो उनकी रेगुलर क्लीनिंग और हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैट वगैरह आप यूज करते हैं जिसपे नमी के कारण फंगस आ सकती है तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग, सनलाइट का घर में होना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ क्योंकि वो निचले तल्ले पे रहते हैं या बेसमेंट में रहते हैं, वहां पर उनको अस्थमा जैसे अटैक आ सकता है क्योंकि वहां पर स्पोर्स एंड मोल्ड्स रहते हैं। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको एक फंगस
एक टाइप का होता है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और कोशिश ये करें कि जो कपड़े वगैरह हैं वो भी धूप में लगे हुए पहने जिन लोगों के अस्थमा के इश्यूज हो सकते हैं। हम अगर प्रिवेंशन हमने जान लिया कि ये ट्रिगर्स होते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। जो क्लासिकल अस्थमा होता है उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं सारे सिम्टम्स हमको इसमें भी देखने को मिलते हैं, बट इसमें हमने अगर ट्रिगर को बचा लिया, ट्रिगर से प्रिवेंट कर लिया अपने आप को, तो अटैक्स नहीं आते, बिकॉज लंग्स में कोई इशू नहीं है, लंग्स आर ओके, बट द ओनली थिंग इज कि जो एलर्जन था उसने बॉडी के अंदर ऐसा रिएक्शन पैदा कर दिया। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो हम इसमें देते हैं। सबसे ज़रूरी है कि क्योंकि एस्मा है, इसमें हमें पूरा डिटेल जानना ज़रूरी होता है। हर एक पेशेंट को एस्मा के लिए वही गोलियां नहीं दी जाती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो रेगुलरली हम पेशेंट को सिम्टम्स मैच करके दे सकते हैं। हमारे पास जब भी केसेस आते हैं लंबी हिस्ट्री बनती है, पहली बार में डिटेल्स लिए जाते हैं कि कैसे शुरू हुआ, क्या फैमिली में एस्मा रहा है या फैमिली में कोई दूसरी बड़ी बीमारी रही है, बच्चे को या जिस इंसान का हम केस टेकिंग कर रहे हैं उसको कोई पहले मेडिकल कंडीशंस क्या आ रही हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जानना, और इसको डिटरमिन करके ही हम आगे का केस लेते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि जब हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो एक नोसोड से इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए होता है रेस्पिरेटरी इश्यूज में। जो नोसोड हम यूज़ करते हैं मोस्टली ट्यूबरकुलोनम होती है, तो ट्यूबरकुलम की एक डोज दे करके हम कुछ समय तक वेट करते हैं। वो एक बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना देती है, उसके बाद हम कोई दवाई उसको देना शुरू करते हैं तो अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलम का पहले दे देंगे, बीच में भी इंटर करंट मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है उसको, लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही बता सकता है कि कब कौन सी दवाई यूज़ करनी है सिम्टम्स के आधार पर। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एपिकेक एक बहुत अच्छी दवा है जो छोटे बच्चों के अंदर दी जाती है, जिसमें एस्थमा के साथ साथ पेट भी खराब हो जाता है, उल्टी के साथ एस्थमा में आराम मिलता है। तो एस्थमेटिक कंडीशन जिसमें वॉमिटिंग बहुत आती है या हर वक्त नाउजिया जैसा महसूस होता है, तो एपिकेक अच्छा ऑप्शन बनता है। बहुत से लोग हैं जिनको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण एस्थमा की कंडीशन हो सकती है, तो ऐसे लोगों में नक्सवाम का एक अच्छा ऑप्शन बनता है। बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जैसे 4 से 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, उनको जब एस्थमा का अटैक आता है तो म्यूकस बहुत ज़्यादा बन जाता है, खड़-खड़ छाती में कर रहा होता है, बट स्टिल वो निकाल नहीं पा रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी छाती में बलगम भरी हुई है, म्यूकस भरा हुआ है, और बहुत कोशिश करने के बाद बलगम निकलता है तो येलो कलर का बलगम निकलता है। तो ऐसे बच्चों के केस में या इवन बड़ों के केस में भी एंटीमिनी टार्टारिकम एक बहुत अच्छी दवा है जो एस्थमा के केसेस में, एलर्जिक एस्थमा में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर स्पाज्मोडिक छींकों के साथ ये एस्थमा आता है, मतलब इतनी छींकें आती हैं कि कंट्रोल नहीं होती है, रुकती नहीं है, उसके बाद एस्थमेटिक अटैक शुरू हो जाते हैं, उसमें हम सबाडिला नाम की दवा को देते हैं। इमीडिएट अरेस्ट करने के लिए, अगर आपको पता लगा कि मुझे इससे कांटेक्ट हो गया और इमीडिएट मुझे अभी अस्थमा की अटैक शुरू हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हम हिस्टामिनम नाम की दवा को देते हैं। ये सारी जो दवाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ ये अलग-अलग सिम्पटम्स पे दी जाएंगी। जो सिम्पटम्स मैं बता रही हूँ उनके साथ ही मैच करना होता है। पोटेंसी आप 30 रख सकते हैं शुरुआत में। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो हम एस्थमा के केसेस में इमीडिएट रिलीफ करने के लिए देते हैं। साथ में एक बहुत ही अच्छी दवा, अगर सांस में आपको ऐसा घुटन जैसी महसूस हो रही है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ब्रेथलेसनेस आ रही है, SpO2 भी आपका कम हो गया है, तो उस केस में आप एस्पिडोस्पर्मा नाम की दवा को मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। ये इमीडिएट आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को जाकर के स्टिमुलेट करती है और आप सांस खुल करके ले सकते हैं, जो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो वो जाती रहेगी। तो एलर्जिक अस्थमा का सबसे अच्छा इलाज होम्योपैथी में है, स्पेशली अगर 10 साल से छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल किसी भी तरह के स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, किसी भी इनहेलर की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए और डॉक्टर से मिल करके उसका केस टेकिंग करके इसका इलाज करें तो बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है। नहीं तो जितनी बार भी बच्चा इनके कांटेक्ट में आएगा हर बार वही सिम्टम्स आएंगे और बच्चे की जो माइलस्टोन्स है या जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी हाइट है, जो उसका वेट है, उसमें प्रॉब्लम होगी, मतलब डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एलर्जिक एस्थमा के बारे में और इसके होम्योपैथिक एस्पेक्ट्स के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं और मेरे साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसे शॉर्ट रील्स बनाती हूँ जो आपको अपनी हेल्थ कंडीशन को और बेहतर तरीके से जानने में और होम्योपैथी के रोल के बारे में जानने में बहुत मदद करती है। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।